हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की क्लास को डिस्कस करेंगे। तो आज है आपकी क्लास 14। इससे पहले आपकी काफ़ी क्लासेस हो चुकी है, प्लस में जो आपके NCERT की बाकी सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका हिस्ट्री प्लस आपका ज्योग्राफी प्लस आपका पोलिटी, इन तीनों से ही आपका SST का सेक्शन कंप्लीट होगा। तो इन सब की क्लासेस हो रही है, आप जाकर चेक कर लेना। आज है आपके यहाँ पर 14 क्लासेस, जिसमें हम आपका 4th चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये आपके 7th क्लास के NCERT यहाँ पर स्टार्ट है, तो आप सभी जाकर प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लेना, क्लासेस जरूर चेक करना, क्योंकि सारे ही कॉन्सेप्ट, सारे ही चैप्टर आपस में रिलेटेड है। तो सभी जब आप पहले चैप्टर कंप्लीट करोगे तो ही आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो सब जो है पहले प्रीवियस क्लासेस जरूर देख लेना। तो आपके यहाँ पर रोज़ क्लासेस होती है, एक जो आपकी क्लासेस होती है हिस्ट्री की होती है, एक आपकी पोलिटी की, तो एक आपकी ज्योग्राफी की। तो एक दिन में जो है आपके यहाँ पर 3 क्लासेस होती है, प्लस में आपका एक प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है। तो इन सब चीज़ों को भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है आपका 4th चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मुगल, मतलब आपकी 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी। इससे पहले जो हमने लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया था उसमें हमने अकबर तक, आप कह सकते हो अकबर का जो है शासनकाल स्टार्ट हो गया था। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है आपका मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र में, जहां लोगों की संस्कृति में इतनी विभिन्नताएं हैं, शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगल ने जो है एक साम्राज्य की स्थापना की और कार्य पूरा किया। अब तक का केवल छोटी छोटी अवधियों में जो ही संभव जान पड़ता था, मतलब जो शासन हुए जो लंबे समय तक नहीं चले। वहीं 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध आपके दिल्ली से लेकर आगरा में अपना राज्य का विस्तार शुरू किया। 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे, शासन संबंधी विचार लागू किए। वे राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसका प्रभाव उपमहाद्वीप के उनके पश्चात आने वाले शासक अपने अछूता न रख पाए। आज भारत में जो है प्रधानमंत्री आपका यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासक का निवास स्थान दिल्ली के लाल किले पर प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहने का है कि मुगल शासक ने यहाँ पर इतनी तरक्की, या फिर कह सकते हो इतने अच्छे तरीके से शासन किया कि आज के टाइम में भी उनका जो निवास था दिल्ली, मतलब आपका लाल किला, तो वहाँ पर जो है यहाँ पर राष्ट्रपति जो है, या फिर कह सकते हो आप यहाँ पर जो राष्ट्र के लिए संबोधित किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये हो गया आपका यहाँ पर लाल किला। हम बच्चों को दिखाएंगे, भाई आपने देखा है लाल किला, तो यहाँ पर क्या रहता था, मुगल शासन हुआ, मुगल के जो है यहाँ पर राजाएं निवास करते थे। तो बच्चे इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने लाल किला देखा है। जिन्होंने नहीं देखा, पिक्चरों में, टीवी में, मोबाइल में, लगभग सभी बच्चों ने देखा है। और जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर घर जाकर चेक करेंगे मोबाइल में, हाँ भाई है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी होगी। हमें बच्चों को पढ़ाने का तरीका भी पता होना चाहिए कि आप SST को किस प्रकार से पढ़ाओगे, क्योंकि आपके पेपर में ना सिर्फ ये पूछेंगे कि SST में क्या क्या होगा, बल्कि ये भी पूछेंगे कि आप SST को किस प्रकार पढ़ाओगे। तो पेडागोजिकल चीज़ें भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका मुगल 2 महान शासक वंशों से वंशज है। जैसे कि माता की ओर से मुगल, मैंने आपसे बताया था मंगोल के बारे में बात की थी, मंगोल माता की तरफ से। वहीं आपका यहाँ पर शासक चंगेज खान, जो कि फेमस भी हुए थे मुगल का, जिन्होंने हमला भी किया था भारत पर, जो चीन तथा मध्य एशिया के कुछ भागों में राज्य करते थे, के उत्तराधिकारी थे। उनकी माता इसकी उत्तराधिकारी थी। वहीं पिता जो है ईरान, इराक तथा वर्तमान तुर्की के तैमूर, ठीक है, तैमूर जो है यहाँ फादर इस वंश से बिलोंग करते थे, जिनकी मृत्यु 1904 में हुई, के वंशज थे। परंतु मुगल को अपने मुगल तथा मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। क्या मंगोल कहना पसंद नहीं करते थे, इसलिए इन्होंने चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्ति के नरसंहार से संबंधित थी। क्या थी, चंगेज खान ने क्या करा, बहुत सारे व्यक्तियों को मारा था। नरसंहार के मतलब बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हो ये व्यक्ति को मारा करते थे। इसकी स्मृति में ही इन्होंने प्रतियोगिता उज़्बेकिन से संबंधित है। दूसरी तरफ जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मुगल तैमूर के वंशज होने पर भी गर्व का अनुभव करते, इसलिए क्योंकि इन्होंने जो महान पूर्वज थे उन्होंने आपके यहाँ पर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, आगे है इसमें उन्होंने अपनी वंशावली को प्रदर्शन चित्र बनवा कर क्या प्रत्येक मुगल में के शासक जो है तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। क्या क्या तैमूर के साथ जो है इन्होंने अपना चित्र बनवाया और तैमूर को जो भी यहाँ पर अपना गर्व महसूस करते थे उसे प्रदर्शित किया। अब बात करेंगे यहाँ पर मुगल सैन्य अभियान। सबसे पहला है यहाँ पर प्रथम मुगल शासक बाबर। पूछा जाता है प्रथम मुगल शासक कौन था, बाबर। कब आया, 1526 से लेकर 1530 तक जो है इन्होंने शासन किया।
ने जब यहाँ पर 1994 में फरहाना राज्य में अधिकार प्राप्त किया, उसके बाद इनकी उम्र केवल 12 वर्ष। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों को आक्रमण करने के पश्चात अपने पैतृक गद्दी छोड़ दी, मतलब पिता की सिंहासन छोड़ने के बाद अनेक वर्षों तक भटककर 1504 में जो है काबुल पहुंचा और वहां पर कब्जा कर लिया। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। तो पूछा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। किसके बीच पानीपत का युद्ध हुआ था? इब्राहिम लोदी प्लस आपका बाबर के बीच, और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे ये सब जो है युद्ध की, क्योंकि बाबर ने जो है तोप का यूज़ किया था, जो कि युद्ध का जो सबसे महान यहाँ पर पॉइंट माना जाता है। ये हो गया आपका यहाँ पर पूरा। इसमें आपका उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं। मुगल जो है ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते। ये क्या करते थे? जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य पर उत्तराधिकारी होता है, इसके विपरीत कार्य करते। ये कहते कि आपका सियाह दायद कि मुगल तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते, जिसमें उत्तराधिकारी को विभाजन कर समस्त पुत्रों को दिया जाता। क्या होता कि सभी को जो है यहाँ पर सिंहासन दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बड़े बेटे को दे दिया, उन छोटों पर अधिकार नहीं। तो अपने अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही है? अब हम बच्चों से पूछेंगे भाई बताओ कौन सा सही है, सबको देना या फिर जो सबसे बड़ा बेटा है उसे देना? तो बच्चे इस पर डिस्कस करेंगे, कुछ कहेंगे नहीं ये अच्छा है, ये अच्छा है, कुछ कहेंगे भाई जिसमें काबिलियत है उसे दो। तो यहाँ पर बच्चे अपने यहाँ पर थिंकिंग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? राजपूत के साथ मुगलों की शादियाँ, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं जहांगीर की माँ आपका कछुआ की राजकुमारी थी। किसकी थी? आपकी कछुआ की। वह अंबर वर्तमान में जो आपका जयपुर है के राजपूत शासक की पुत्री थी। वहीं आपकी शाहजहाँ की एक माँ जो है आपकी राठौड़ मारवाड़ मतलब जोधपुर के एक राजपूत की शासक पुत्री थी। तो पूछा जाए शाहजहाँ की एक माँ थी कौन? आपकी राठौड़ राजकुमारी। ठीक है, राठौड़ राजकुमारी थी। आगे चलते हैं यहाँ पर। मुगलों ने अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने अपनी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो उन्होंने कई शासकों के स्वेच्छा अपनी सत्ता स्वीकार कर ली, मतलब खुद की मर्जी से। फिर राजपूतों ने एक अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने क्या किया? अनेक मुगल घरानों से अपने पुत्रों के विवाह कर उच्च पद प्राप्त किया। कि उन्होंने अपने पुत्रों का विवाह मुगल घराने में कर दिया, इसके बाद जो है उन्हें ऊंचा पद प्राप्त हुआ। परंतु कई ने इसका विरोध भी किया। यहाँ पर है आपका मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता स्वीकार करने से इनकार करते रहे, लेकिन जब वे हारे तब मुगलों ने उनके सामने जो है सामान्य व्यवहार किया तथा उनकी जागरे मतलब वतन जो है उन्हें वापस कर दिया। पराजित करने के परंतु अपमानित न करने के बीच में सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत में अनेक शासकों तथा सरदारों पर अपना प्रभाव पड़ा। मतलब ये क्या करते थे? जीत लिया लेकिन उसे अपमानित नहीं करते, उसकी जागीर दे देते सम्मानपूर्वक। तो इससे जो है सभी पर अच्छा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार का संतुलन जो है बरकरार रखना कठिन था। तो यहाँ पर क्या आ गया? मनसबदार तथा जहागीरदार। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से रखना। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे नोट डाउन जरूर कर लेना, नोट्स अपने जरूर बनाना। तो यहाँ पर है जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित हुए वैसे वैसे मुगलों में तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्य को प्रदर्शन में नियुक्त करना आरंभ हो गया। शुरू में ज़्यादातर सरदार जो है तुर्की मतलब तुरानी के जैसे, लेकिन इसमें छोटे छोटे समूह के साथ अपने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुगलों, अफगानों, राजपूतों, मराठों तथा अन्य समूह को सम्मिलित किया। परंतु यहाँ पर क्या हुआ? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह को मनसबदार कहलाए जाने लगे। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी? आपका मनसबदार किसे कहते हैं? जो कि आपके मुगलों की सेवा करने वाले नौकरशाह। आगे है मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत पद मिलता है। यह मुगलों द्वारा चलाई जाने वाली श्रेणी व्यवस्था थी। इसके जरिए पद, वेतन तथा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर किया जाता। जात की संख्या जितनी अधिक होती दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही ज़्यादा मानी जाती और उसका वेतन भी उतना अधिक होता। अब जात की श्रेणी क्या है इसे देखते हैं। 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा होता। मतलब जिसकी जात ज़्यादा होगी, जिसके अंदर ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हो सैनिक होते तो उससे ज़्यादा यहाँ पर वेतन दिया जाता। अकबर के शासनकाल में 29 मनसबदार थे जो आपके 5000 जात की पैदावी के थे। औरंगजेब के शासनकाल में तब ऐसे मनसबदार की संख्या 79 हो गई और इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा भी बढ़ गया। यहाँ पर 29 थे तो कंट्रोल था, लेकिन जैसे ही ज़्यादा करेंगे भाई उन्हें वेतन भी चाहिएगा, तो वही काम हुआ कि ज़्यादा खर्चा बढ़ गया औरंगजेब के टाइम पर। आगे है
इन्होंने मनसबदार जो है सवारों को निरीक्षण के लिए ले जाते और सैनिकों को घोड़ों को दगवाते और सैनिकों का पंजीकरण करते। कार्यवाहियों के बाद सैनिकों को वेतन देने का काम भी ये करते। मनसबदार जो है वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते, जिसे आपका जहागीर कहते। ठीक है, जहागीर क्या थी? आपकी एक तरह की भूमि थी जो वेतन के रूप में मिलती है। आपका आगे है तकरीबन इकत्तौ, ठीक है, इकताओ जो है के समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न तथा जागीरों पर नहीं रहते, ना ही उन पर प्रशासन करते। उन पर जो है जागीरों पर केवल राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। राजस्व अपने नौकरों के लिए इकट्ठा होता, जबकि वे स्वयं देश के अन्य भाग में सेवारत थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बच्चों को दिखाएंगे। भाई देखो, इस तरह से यहाँ पर युद्ध लड़े जाते, यहाँ पर घोड़ों पर राजा यहाँ पर बैठता, ये सब भाले हो गए, यहाँ पर हथियार हो गए। आगे है, अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया, ताकि जब इन राजस्व मनसबदार के वेतन की तारीखबंद बराबर हो सके। औरंगजेब के शासनकाल में पहुंचते पहुंचते सारी स्थिति जो है यहाँ पर बदल गई। आगे चलते हैं, मनसबदार की संख्या भी अधिक में वृद्धि करने लगी। वहीं जागीर मिलने पर एक लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता, जहागीरों की भी कमी होने लगी। फलस्वरूप कई जो है आपके जहागीरगर जो है जहागीर रखने की कोशिश करते और वह राजस्व वसूल कर लेते, और शासन के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। इसके कारण क्या हुआ? किसानों को अत्यधिक मुसीबत का सामना भी करना पड़ा। अब है आपका यहाँ पर जब्त तथा जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व मतलब कर था। अधिकतर स्थानों में जो है ग्रामीण कुलीन यानी मुखिया या फिर आपके स्थानीय सरदारों के महत्व से राजस्व देते। यहाँ पर मध्यस्थों के लिए चाहे वे स्थानीय ग्राम तथा मुखिया हो या फिर आपकी शक्तिशाली सरदार, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते। क्या सिर्फ एक ही शब्द होता, चाहे गरीब हो, अमीर हो या फिर कह सकते हो शक्तिशाली। अकबर ने यहाँ पर राजस्व मंत्री, यहाँ पर टोडरमल याद रखना है, टोडरमल क्या थे? आपके राजस्व मंत्री। 10 साल तक जो है कार्य अवधि में कृषि की पैदावार, कीमतों, कृषि भूमि सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इसके आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल को नगद रूप में राजस्व निश्चित कर दिया। प्रत्येक मतलब सूबे मतलब प्रांत राजस्व मंडलों को बांट दिया गया। हर फसलों पर राजस्व दर की अलग सूची बनाई। इसे अवस्था को क्या कहा जाता है? इस अवस्था को जब्त कहा जाता। पूछा जाए जब्त क्या थी, तो आपको सीधा ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, बस सीधा आपको जब्त का आंसर वहाँ पर 4 आपको वहाँ पर ऑप्शन देंगे, तो उसमें सही आपको निकाल लेना है। ठीक है, टोडरमल का भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, कहा जाता है इस अवस्था में स्थानों पर प्रचलित थी। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण करते थे, सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रखते। इस ऐसे निरीक्षण जो है गुजरात तथा बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाए। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासनों का शोषण करने की जाने की स्थिति में विरोध कर देते, और कभी कभी एक जाति के जमींदार किसी मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह करते, और 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दे दी। मतलब क्या हुआ? किसानों को विद्रोह ज़्यादा होने लगा। इसके बाद जो है मुगल साम्राज्य की यहाँ पर मुसीबत में आ गई, चुनौती उन्हें मिलने लगी। यहाँ पर क्या है, चित्र 5 में देखेंगे। यहाँ पर शाहजहाँ के राज्यकाल में जो है एक लघु चित्र के बोले, यहाँ जहांगीर के समय भ्रष्टाचार दिखाएगा। ये क्या है? भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या है, आपका कर वसूल रहे हैं किसानों से। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, एक कर जो है अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए। ये 2 चीज़ें इसमें दिखाई गई है। इस तरह से पीटते थे, मारते थे। तो यहाँ पर क्या, ये रिश्वत दे रहा है, और दूसरा जो है यहाँ पर इन्हें पिटाई कर रहा है, सता रहा है। आगे है यहाँ पर अकबरनामा तथा आईने अकबरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ना सिर्फ सीटेट, आगे आप सुपर टेट दोगे, DSSB दोगे, उसमें अगर आपका यहाँ पर SST या फिर कह सकते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, GS या फिर GK आती है, तो ये क्वेश्चन आपके बनेंगे, हर बार बनते आए हैं, इस बार भी बनेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अकबर ने अपने करीबी मित्र तथा दरबारी अब्दुल फजल, ठीक है, अब्दुल फजल से क्वेश्चन बनता है, क्या दिया? आदेश दिया कि शासनकाल का इतिहास लिखे। जो उनका शासनकाल है उसका इतिहास लिख के अब्दुल फजल ने यह इतिहास जो है 3 जिल्दों में लिखा। ठीक है, जिल्दों भी हमने पहले पढ़ा था, जिल्दों क्या है, ठीक है, आप प्रीवियस क्लासेस देखना, समझ में आ जाएगा। इसका शीर्षक क्या था? अकबरनामा। अकबरनामा में पहली जिल्द में जो है अकबर के पूर्वजों का बयान,
दूसरे में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण, तथा तीसरे में जो है आईने अकबरी, इसमें अकबर के प्रशासन घराने तथा आप कह सकते हो इसमें आप यहाँ पर कह सकते हो प्रशासन घराने, सेना, राजस्व तथा आपका साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा किया। इसके समकालीन भारत के जो अन्य परंपराओं तथा संस्कृति का भी विवरण, तथा आईने अकबरी में सबसे रोचक आयाम था विविध प्रकार की चीजें, मतलब फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी, राजस्व का सांख्यिकी विवरण। तो इसमें आपका बताया गया था जो आपका थर्ड था। तो ये सारी चीजें जो है आपके यहाँ पर पूछी जाएगी। आईने अकबरी किसने लिखी, इसके कितने जिल्द थे, 3 थे। अकबरनामा कौन सा था, आपका लास्ट वाला था। इसका शीर्षक कहा गया, ठीक है। ये अकबरनामा क्या था, आपका शीर्षक था, और जो आपका थर्ड था वो था आईने अकबरी। ये चीजें हो गई। अब है आपका यहाँ पर जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव। नूरजहां आपने पढ़ाई है, नूरजहां सुना होगा काफी नाम, तो हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। मेहरुन्निसा ने जो है 1611 में जहांगीर से विवाह किया। उसे जो है नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यंत वफादार थी, समय पर सहयोग देती रही, और यहाँ पर नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के बनवाए, ठीक है। और एक और स्वयं के खिताब उत्तीर्ण करे, और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां का नाम गड़ा हुआ था। क्या था, एक सिक्के पर यहाँ पर नूरजहां का नाम गड़ा हुआ था। बाईं ओर जो है दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किए गए आदेश, फरमान, चोकर और मोहर बताती है, ठीक है। ये सब यहाँ पर दे रखे आदेश, मोहर। इसमें क्या है, आपका उद्दत और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश, गोर मोहर के जो है यहाँ पर शाहजहांगीर के प्रताप, महारानी चंद्रमा जैसे वैभवशील यह कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह जो है इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर ये चीज़ें आपको मोहर देखने को मिलते हैं। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा नूरजहां कौन थी, जहांगीर कौन थी, ठीक है। इनके सिक्के पर क्या नाम था, उसने कौन से सिक्के चलवाए जहांगीर ने। आगे है यहाँ पर नूरजहां का फरमान क्या था, ये भी पूछ लिया जाएगा। तो नूरजहां के फरमान में क्या सारी चीजें लिखी गई, यही लिखी गई जहांगीर से रिलेटेड। आगे है आपका सुलह ए कुल। अकबर की सुलह ए कुल की नीति में उनके पुत्र जहांगीर ने इसका वर्णन किया। क्या था, ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों, सभी धर्मों के अनुयायी की एक जगह थी। क्या थी, सभी के लिए जो है एक जगह थी उनके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर सीमाएं केवल समुद्र से निर्धारित होती है। विरोधी धर्म के अनुयायी की तरह तरह के अच्छे बुरे विचार की जगह थी। यहाँ आपके असहिंसा का मार्ग बंद था, ठीक है। क्या था, असहिंसा का मार्ग बंद था, कि मतलब कोई भी अपना धर्म अपना सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही धर्म अपनाना है। तो ये सब चीज़ें जो यहाँ पर बंद थी। आगे यहाँ सुन्नी तथा सिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे। हमने सुन्नी और सिया पढ़ा, इस्लाम धर्म के 2 पार्ट है, क्यों डिवाइड हुए ये भी पढ़ा था, तो आप जाकर उन्हें भी देखना। तो क्या था, एक ही जगह इकट्ठे होते थे। ईसाई और यहूदी भी एक ही गिरजाघर में प्रार्थना करते। इससे क्या होता है, सुसंगत तरीके से आपका सार्वत्रिक शांति, सुलह एक कुल का सिद्धांत का पालन किया। पूछा जाए सुलह एक कुल किसके शासन में था, क्या मतलब था, सार्वत्रिक शांति का क्या मतलब था, तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, नोट डाउन इन सब चीजों को कर लीजिए। आगे है 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य और प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक तथा वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। ऐसा क्या हुआ, विदेशी यात्रियों में इससे जो है धनी देश बताया जाने वाला का कहानी किससे वर्णित हुए, परंतु यात्री जो है इसकी प्रचुरता से मिलने के लिए दरिद्रता के को देखकर जो है यहाँ पर सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती। यहाँ पर शाहजहां के शासनकाल में 20वें वर्ष जो है दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि मनसबदार जो है उच्चतम पद पर था। कुल 8000 में से आपके 445 ही बचे। कुल मनसबदारों की एक छोटी सी संख्या 5.6% जो है यहाँ पर साम्राज्य के अनुमानित राजस्व इतने जो यहाँ पर होगा, ये नहीं पूछेगा आपसे पूरा, लेकिन आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें। वैसे आपसे ये पॉइंट में नहीं पूछेगा, ठीक है। बस आपको जानना है कि क्या वहाँ पर चीज़ें हुई। आगे है मुगल सम्राट तथा मनसबदार आय का बहुत बड़ा हिस्सा वेतन वस्तुओं पर कर लगा कर लेते। इस खर्च में शिल्पकारों किसानों को लाभ होता, चूंकि वे वस्तु सफल आपकी फसल तथा वस्तु की पूर्ति करते, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों मतलब आपका किसानों तथा शिल्पकारों के पास जो है निवेश के लिए बहुत कम धन बचता। इसके लिए वे और अधिक गरीब हो गए, मुश्किल से पेट भर पाता। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों, औजारों, अन्य वस्तुओं का निवास के लिए वे कभी सोच भी नहीं सकते कि चीज़ें बढ़ाई जाए, अच्छे से खेती की जाए। इस चीज़ के
निवेश के लिए वो सोच भी नहीं सकती क्योंकि उनके पास धन ही नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था से ज़्यादा धनी किसान जो है, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी, महाजन ज़्यादा लाभ उठा पाते। मतलब जो अमीर थे वो लाभ उठा पाते, जो गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए। आगे है इसमें आपका मुगलों में कुलीन वर्ग में हाथों में बहुत धन तथा संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हुए। जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे क्षेत्रों में सम्राट के सेवक और ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। कुछ ने नए वंश स्थापित कर लिए, हैदराबाद तथा आपका आवेद जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली में मुगल सम्राट के स्वामी के रूप में मान्यता देते, तथापि 18वीं शताब्दी में साम्राज्य में कई अलग प्रांत जो है स्वतंत्र राजनीतिक जो है पहचान बन चुके। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से कह सकते हो मुगल वंश का पतन हुआ। तो जो भी चीज़ें थी मुगल वंश से रिलेटेड वो सारी ही हमने डिस्कस कर ली। तो इनसे काफ़ी क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो सभी चीज़ के नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स आप सभी के लिए ज़रूरी है। आगे यहाँ पर हम बच्चों को कहेंगे कल्पना करना। अब पूछा जाए आपसे कल्पना पॉजिटिव है फिर नेगेटिव, तो मैंने आपको टैग वर्ड की क्लासेस बताई, उससे ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें एसएसटी के भी टैग वर्ड आपके साथ डिस्कस किए, जिससे आप पेडागोजिकल के क्वेश्चन आराम से बना पाओगे, और जो डेली क्लासेस करता है उनके तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, फिर से याद करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन्हें रिवीजन करना चाहते हो कर सकते हो। वैसे ये चीज़ें आपके काम की नहीं है, क्योंकि हमने चैप्टर ही पूरा डिटेल में कर लिया, तो अब आपको इनकी आवश्यकता नहीं है। ये सब क्या है, बच्चों के लिए एक्टिविटी है, क्योंकि ये बुक किसके लिए, बच्चों के लिए, और आपको बच्चों को पढ़ानी है तो पता होना चाहिए किस प्रकार से पढ़ानी है और क्या आपके चैप्टर में, क्योंकि आपके यहाँ पर 60 क्वेश्चन आएंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, वहाँ पर भी ये एनसीईआरटी आपकी हेल्पफुल होगी। तो सभी जो है शेयर कर दीजिए अपने दोस्त के साथ, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, यूपी पुलिस की कर रहा हो, क्योंकि अब यहीं पर यूपी पुलिस की भी आपके यहाँ पर भर्ती आ चुकी है। 50,000 आप कह सकते हो पद है, काफ़ी अच्छी पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है, तो आप उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में अगली कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।